चैप्टर 238। अन्ना के ईयरपीस से लगातार सभी साथियों की स्थिति की रिपोर्ट आती रही। जवाब में उसने हल्की सी आहट जैसी आवाज निकालकर संकेत दिया कि उसने सब सुना है। फिर वह बाहर चली गई। दालान में खड़े होकर उसने अपनी अलौकिक ताकत से मानसिक शक्ति बाहर की ओर भेजी और साथ ही अपने चारों ओर की आभा को समेट लिया। उसी समय किरीश की आंखों के सामने की स्क्रीन पर पहले देखे गए एक युवक की छवि अचानक उभर आई। ऐसा लग रहा था जैसे वह युवक सचमुच उसके सामने खड़ा हो और सीधे आंखों में देख रहा हो। वाइपर ने भी स्क्रीन की तरफ नजर दौड़ाई। उसकी निगाहों में एक तेज चमक कौंध गई। कुछ ही सेकंड में युवक फिर से स्क्रीन से गायब हो गया। वाइपर के पतले और नुकीले होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। किरीश ने सीधे उसकी ओर देखा। तुम कहीं जा रहे हो? मिस्टर राजपूत, दरअसल मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, वाइपर ने हल्की गंभीर आवाज में कहा। किरीश की भौहें हल्के से सिकुड़ गईं, मानो समझ नहीं पा रहा हो कि ये कैसा अनुरोध है। वाइपर बिना घुमाए फिराए बोला, जब वह शख्स यहाँ आएगा तब आप अपने लोगों को उससे जरूर मिलवाइए, एक खास स्वागत तोहफे के लिए। उसकी नजरों में ठंडक और हल्की धमकी सी झलक रही थी। इतना कहकर वह अपने साथियों के साथ वहां से निकल गया। किरीश ने जाते हुए आदमी पर ठंडी निगाह डाली। उसे कैसे पता चला कि वह युवक सचमुच यहाँ आने वाला है? और ये खास स्वागत तोहफा, यानी जब तक मैं उन्हें तकलीफ न पहुंचाऊं तब तक मजे से खेलूं। किरीश ने गर्दन हल्की घुमाई और अपनी टाई ठीक की। इसके बाद उसने दोबारा सामने लगी एक्सरे स्क्रीन पर गहरी नजरें गड़ा दी। आने वाली घटना ने उसके अंदर भी एक अलग सी उत्सुकता भर दी थी। उसी समय अन्ना के होंठ जरा से हिले। क्या तुम मेरी जगह से ठीक 9वीं मंजिल 9 बजे की दिशा देख पा रहे हो? कैसीनो में छिपी टीम के सभी मेंबर उसी दिशा में देखने लगे जिस ओर अन्ना ने इशारा किया था। ठीक है बॉस, बॉस। लगातार 9 अलग अलग आवाजें उसके ईयरपीस में गूंज उठीं। अन्ना ने आदेश दिया, नंदिकेश और सोनू मेरे पास तुरंत आ जाए। बाकी सब लोग रणनीति भी लागू करो, यानी उस जगह को निशाना बनाकर घात लगानी है और आधा घेरा बनाना है, समझ गया? सबकी आवाज एक साथ उभरी। अन्ना ने कड़ा लहजा अपनाते हुए कहा, और हाँ, अपनी घड़ियों पर नक्शा अभी देखो। जिन जगहों को मैंने लाल निशान से चिन्हित किया है उन जगहों के आसपास किसी हालत में मत जाना। वहां बिल्कुल घात नहीं लगानी है, समझे? सबकी स्क्रीन पर लाल निशान चमक उठे। एक साथ जवाब आया, समझ गए। जैसे ही आदेश पूरे हुए सबने अन्ना के निर्देशों का सटीक तरीके से पालन करना शुरू कर दिया। अन्ना ने नजरें उठाकर 9वीं मंजिल की ओर देखा। वह जानबूझकर अपनी आभा हटाकर खुद को प्रकट कर रही थी क्योंकि उसे मालूम था कि कोई पूरे कैसीनो पर नजर रखे हुए है। उसे पूरा यकीन था कि ये और कोई नहीं बल्कि किरीश ही था। जैसे ही वह सामने आई अन्ना को पूरा भरोसा था कि दूसरी तरफ की अलौकिक ताकत तुरंत उसे पकड़ लेगी। लेकिन उसी पल अन्ना ने भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उनके स्रोत और दिशा का पता लगा लिया। कैसीनो का नक्शा देखकर उसने वह जगह तुरंत पहचान ली जहां से निगरानी हो रही थी। फिर उसने नक्शे पर ऐसे कई बिंदु चिह्नित किए जहां किरीश की एक्सरे नजर भी नहीं पहुंच सकती थी, क्योंकि हर शक्ति की तरह उसकी आंखों की सीमा भी एक हद तक ही थी। और सच तो यह था कि उसकी ताकत उतनी गहरी भी नहीं थी। 1 मिनट भी नहीं गुजरा था कि सोनू और नंदिकेश अन्ना के पास पहुंच गए। अन्ना ने समय देखा, 11:03 हो रहे थे। नक्शे पर बताए रास्ते से होकर वह एक दीवार के पास पहुंची जहां फायर हाइड्रेंट लगा था। उसने अपनी मुट्ठी भींची और जोर से वार किया कि इस तुरंत टूट गया और दरवाजा भीतर की ओर धंस गया। नंदिकेश और सोनू दोनों हैरान थे कि अन्ना अब क्या करने वाली है।
लेकिन अन्ना बिना हिचकिचाए अंदर पहुंची और फायर एक्सटिंग्विशर बाहर निकाल लिया। इसके बाद वह बगल वाले एक छोटे कमरे में गई। यह स्विच रूम था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने फायर एक्सटिंग्विशर का स्विच चालू किया और नली से तेज पानी बह निकला। कड़कड़ाहट। बिजली के तारों से करंट फटने जैसी आवाज गूंजी और पूरी इमारत हिल सी गई। पल भर में पूरा कैसीनो धमाके के साथ अंधेरे में डूब गया। अब सबकी आंखें बंद होने जैसी स्थिति थी। कोई साफ देख भी नहीं पा रहा था। केवल मोबाइल फोन की हल्की रोशनी रह गई थी। बॉस, नंदिकेश ने अपने नाइट विजन गॉगल्स ऑन कर लिए। अन्ना ने नली को झटका देकर फेंक दिया और हाथ घुमाकर उसका बहता पानी रोक दिया। सोनू ने भी नाइट विजन गॉगल्स पहने हुए थे, लेकिन अन्ना को इसकी जरूरत ही नहीं थी। उसके लिए अंधेरा भी दिन की तरह साफ था। उसी पल जिस कमरे में किरीश मौजूद था, वह भी पूरी तरह अंधकार में डूब गया। यहाँ तक कि उसके सामने की लाइट स्क्रीन भी बिल्कुल काली हो गई। बॉस, अलौकिक शक्ति वाली महिला ने सिर झुकाकर माफी मांगी। किरीश ने हाथ के इशारे से उसे चुप कर दिया। वह आगे कुछ कह न सकी। तभी सायन ने माचिस जलाई और एक छोटी मोमबत्ती जला दी। कमरे में टिमटिमाती पीली रोशनी फैल गई, मानो किसी पश्चिमी शाम की चमक हो। किरीश के चेहरे पर हल्की उदासी और ठंडी मुस्कान दिखी। लगता है जिस इंसान में वाइपर की दिलचस्पी है, वो वाकई काबिल है। लेकिन ठीक उसी क्षण दरवाजे के पास से धड़धड़ाहट और हाथापाई की आवाजें सुनाई देने लगी। पलक झपकते ही 3 आकृतियां दरवाजा तोड़कर भीतर घुस आईं। उनकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि जो भी उनके सामने आया, हवा में उछलकर गिर गया। चैप्टर 239। तीनों ही तेज, सटीक और रुथलेस थे। किरीशन के ट्रेन किए हुए आदमी भी उनके सामने 2 चालों से ज्यादा टिक नहीं पाए। जैसे ही उन्होंने अपनी गन निकाली, उंगलियां ट्रिगर पर पड़ती उससे पहले ही उनकी कलाई पर ऐसा वार हुआ कि गन उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। उन्हें गोली चलाने का एक भी मौका नहीं दिया गया। तीनों के हाथों में तनी हुई और तैयार गन थी। चारों तरफ खड़े लोग बार बार निशाना साध रहे थे, लेकिन उनकी चाल इतनी फास्ट थी कि वो अपने ही आदमियों को शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे में गोली चलाना नामुमकिन था। सिर्फ 3 लोगों, या कहो सिर्फ 2 लोगों की मदद से दरवाजे पर खड़े सबको रोक लिया गया। उनमें से एक भीड़ को चीरता हुआ कमरे में ऐसे दाखिल हुआ जैसे कोई सुनसान जगह में चला आया हो। वो युवक जैसे ही सामने आया, किरीशन ने हल्का सा हाथ ऊपर उठाया। सामने खड़े उसके आदमी तुरंत आगे बढ़े और अन्ना पर अटैक कर बैठे। अन्ना ने एक हाथ मुट्ठी में कसा और बगल की ओर घूमकर एक आदमी की छाती पर ऐसा पंच मारा कि वो पीछे जाकर सोफे से टकराया और लुढ़कता चला गया। जो भी उसके पास आता, वो एक ही झटके में ढेर हो जाता। यही काफी था। पिछले 6 महीनों की हार्ड ट्रेनिंग और उसकी इनबॉर्न ताकत का यही नतीजा था। उसकी सारी एबिलिटीज, चाहे स्पीड हो, पावर हो या स्ट्रेंथ, अब दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी थी। किरीशन की आंखें हल्की सिकुड़ गईं। उसके पीछे खड़े 3 लोग, जो अलौकिक शक्तियों यानी सुपरनैचुरल पावर्स के यूजर्स थे, बेचैन हो उठे। उनकी आंखों में अन्ना को देखकर एक अजीब सा एक्साइटमेंट और उम्मीद झलक रही थी। लेकिन किरीशन ने उन्हें रुकने का इशारा किया। अन्ना धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। कमरे की मंद रोशनी उनके चेहरों पर हल्की छाया डाल रही थी। दोनों ही देखने में बेहद अट्रैक्टिव थे। एक तरफ किरीशन, जिसमें एक परिपक्व मर्द की शांति और शख्सियत झलक रही थी, और दूसरी तरफ अन्ना, जिसके चेहरे पर मासूमियत तो थी ही नहीं, बल्कि उसका कूल और डिटैच्ड बिहेवियर किरीशन की पर्सनैलिटी से अजीब तरह से मैच कर रहा था। अन्ना ने नज़र उन 3 सुपरनैचुरल यूजर्स पर डाली, जिन्हें आम लोग ओवरह्यूमन कहते थे। उनकी शक्ल देखकर उसे कोई सरप्राइज नहीं हुआ।
हालांकि प्रोफेसर वागीश ने कभी कहा था कि ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं, लेकिन फिर भी वो खुद उसी ग्रुप का हिस्सा बन गई थी। जैसे किसी वीडियो गेम में टॉप लेवल के प्लेयर्स बहुत रेयर होते हैं, फिर भी उनका आमना सामना हमेशा अपने जैसे प्लेयर्स से ही होता है, जबकि ब्रॉन्ज लेवल के प्लेयर्स कभी भी टॉप टियर से भिड़ नहीं पाते। इसलिए उसने राजवीर से मिलते ही खुद को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। आखिरकार उसकी नज़र किरीशम पर आकर ठहर गई। आपसे मिलकर अच्छा लगा, उसने बड़े शालीन अंदाज में कहा, जैसे अभी अभी किसी पार्टी में आई हो। इस बात का जरा भी एहसास नहीं कराया कि वो किसी डाकू की तरह कमरे में घुसी है। किरीशन ने उसे ठंडी नजरों से देखा। ये फैक्ट कि तुम इस जगह तक पहुंच पाई, ये साबित करता है कि तुम सच में बाकियों से कहीं ज्यादा कैपेबल हो। उसकी तारीफ के बावजूद अन्ना का चेहरा पहले जैसा ही शांत और डिटैच्ड था। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मेरे घर में घुसना इतना इजी है? किरीशन के ये शब्द गूंजे ही थे कि अंधेरे से कई हथियारबंद आदमी बाहर निकले। सबके हाथों में मॉडर्न गन्स थी और उन्होंने सीधा अन्ना, नंदिकेश और सोनू पर निशाना साध लिया। नंदिकेश और सोनू अचानक हैरान रह गए। पल भर में ही उन आदमियों ने दोनों को पकड़ लिया और रोक लिया। अन्ना अक्सर कहती थी, जब दुश्मन की पावर तुम्हारी पावर से कहीं ऊपर हो तो जिंदा रहना ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। हालांकि उसने इस बात को कभी प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाया नहीं था। फिर भी इस बार वो आराम से पास के सोफे पर जाकर बैठ गई। उसके ऊपर अनगिनत गन तनी हुई थी। उसकी हर मूवमेंट पर उनकी बैरल हिल रही थी। कोई नॉर्मल इंसान इस हालत में डर से कांप जाता, उसके घुटने ढीले हो जाते और दिमाग में अजीब सी झुनझुनी दौड़ जाती। लेकिन अन्ना बिल्कुल अनइफेक्टेड थी। चेहरे पर जरा भी डर नहीं। जैसे ही वह बैठी, उसे सोफे से एक जानी पहचानी खुशबू आई। किरीशन ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में गहरी जांच और शक था। उसे पता था, कोई भी इंसान बिना तैयारी के बैटल में नहीं आता। और सामने बैठी अन्ना उसे बिल्कुल यही इंप्रेशन दे रही थी। अचानक उसकी नज़र अन्ना के गले और उस उभलिंगी चेहरे पर पड़ी। और तभी किरीशन के दिमाग में बिजली सी कौंधी। रुको, ये तो लड़की है। किरीशन ने जिंदगी में अनगिनत लोगों से डील किया था, कभी किसी को गलत नहीं समझा। लेकिन इस बार जिसे वो लड़का मान रहा था, वो असल में एक औरत निकली। यह खुलासा उसके हमेशा ठंडे रहे दिल को एक पल के लिए हिला गया। सच तो ये था, अन्ना का बर्ताव, बोलचाल और हावभाव सब बिल्कुल लड़कों जैसे थे। उसने अपना सीना हमेशा कसकर बांध रखा था ताकि पहचान न हो सके। नंदिकेश और बाकी लोग तो बहुत पहले से यही मान चुके थे कि वह लड़का ही है। ऊपर से उन्हें लगता था कि कोई लड़की इतनी क्रूर और स्ट्रांग हो ही नहीं सकती। लेकिन किरीशन, जिसके हाथ खून से सने थे, जिसने सैकड़ों औरतों को करीब से देखा था, उसकी नज़र से कुछ छुपा नहीं। करीब से देखने पर उसने तुरंत पहचान लिया कि अन्ना एक लड़की है। सोफे पर बैठी अन्ना का अंदाज देखने लायक था। उसकी टांगें हल्की फैली हुईं, हाथ जांघों पर टिके और चेहरा बिल्कुल सीधा। उसकी बॉडी लैंग्वेज पहले यहाँ बैठे किसी भी मर्द से बिल्कुल अलग थी। परफेक्ट, किताबी अंदाज वाली। जब भी वह किसी फॉर्मल कन्वर्सेशन में शामिल होती, तो उसके अंदर से एक नेचुरल रिस्पेक्ट झलकता और वह हमेशा अपने बिहेवियर को कंट्रोल में रखती। ये उसकी आदत थी। चैप्टर 240। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बिना तैयारी के यहाँ आ जाती? अन्ना ने पलटकर कहा। किरीशन की निगाहें अचानक ठंडी पड़ गईं। तभी फर्श से छत तक की बड़ी खिड़की से एक रेड लाइट बीम निकली और सीधे उसके माथे पर आकर टिक गई। बॉस, उसके सेक्रेटरी और बाकी लोग घबराकर चिल्ला उठे। ये एक स्नाइपर था। फिर भी किरीशन बिल्कुल बेफिक्र खड़ा रहा, जैसे ये सीन उसके सामने पहले भी घट चुका हो।
उनमें से एक आदमी तुरंत खिड़की की तरफ दौड़ा और उस रेड डॉट को फॉलो करते हुए स्नाइपर को ढूंढने की कोशिश करने लगा। तुम उसे ढूंढ नहीं पाओगे, अन्ना ने बेहद कूल आवाज में कहा। और तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। धड़ाम! एक तेज धमाके के साथ कांच की पूरी खिड़की चकनाचूर हो गई। टूटे हुए टुकड़े फर्श पर बिखर गए। लेकिन ये गोली उस स्नाइपर ने नहीं चलाई थी। कोई और था जो परछाई में छिपा हुआ उन सबको देख रहा था। यानी कमरे पर सिर्फ स्नाइपर ही नहीं, और भी निगरानी रख रहे थे। एक पल को ऐसा लगा कि इंफ्रारेड बीम का सोर्स बदल गया, लेकिन रेड डॉट अब भी किरीशन के माथे पर टिका रहा। उसने हल्की मुस्कान के साथ आंखें सिकोड़ लीं। कोई हैरानी नहीं थी कि यहाँ सिर्फ 3 ही लोग थे, बाकी तो पहले ही अपने काम में लग चुके थे। किरीशन ने हाथ से एक इशारा किया। तुरंत उसके लोग पीछे हट गए। जिन लोगों ने नंदिकेश और सोनू को पकड़ा था, उन्होंने भी उन्हें छोड़ दिया। दोनों अपनी शर्ट की धूल झाड़ते हुए हल्का सा हंसे। अन्ना ने भी इशारा किया और तभी रेड डॉट गायब हो गया। इतनी अंधेरे में बातचीत करना अच्छा तो नहीं लगता, है ना? किरीशन ने ठंडी आवाज में कहा। अन्ना ने सिर हिलाया। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मिस्टर किरीशन। उसकी आंखों में हल्की नीली चमक सी उभर आई और होठों पर एक शरारती मुस्कान खेल गई। उसने उंगलियां चटकाईं। पल भर में पूरे कमरे की बत्तियां जल उठीं। ऐसा लगा जैसे उसने कोई मैजिक ट्रिक कर दी हो। किरीशन का गंभीर चेहरा भी उस पल थोड़ी देर के लिए नरम पड़ गया। मुझे मानना पड़ेगा, तुम पहली इंसान हो जो ऐसी सिचुएशन से बच गई हो। अब जब पूरा कमरा रोशन था, अन्ना साफ साफ सबको देख पा रही थी। दर्जनों हथियारबंद लोग उस जगह को घेरे खड़े थे। हर एक के पास मॉडर्न हथियार थे। सब एकदम ट्रेनिंग लेकर आए हुए लग रहे थे, कतार में खड़े होकर दोनों तरफ पोजीशन लिए हुए। हर घातक चीज पहली बार होती है। तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, अन्ना ने गंभीर आवाज में कहा। किरीशन ठहाका मारकर हंस पड़ा। अगर उस आदमी की पहले की चेतावनी न होती, तो ये सब लोग आज यहाँ जिंदा खड़े भी न होते। किरीशन ने कितनी आसानी से राजपूत फैमिली पर कब्जा कर लिया था और ब्लू स्टार के 3 बड़े हथियार डीलर्स में से एक बन गया था। लेकिन उसकी काबिलियत बस यहीं तक सीमित नहीं थी। फिर भी उसे मानना पड़ा कि उसके सामने खड़ी ये औरत, अन्ना, वाकई दिलचस्प थी। बात शुरू करने से पहले मेरी एक शर्त है, किरीशन की आवाज में हल्का सा खतरा झलक रहा था। उसकी नजर नंदिकेश और सोनू की तरफ गई। अन्ना की आंखें सिकुड़ गईं। क्या शर्त? हालांकि मैंने कहा था कि तुम मुझे ढूंढ सकती हो, पर इसका मतलब ये नहीं था कि तुम इतनी बेरुखी से आकर सामने खड़ी हो जाओ। किरीशन ने उस आदमी की कही बात याद दिलाई जिसने जाते जाते उसे चेताया था। अब शायद तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। अन्ना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी ओर देखती रही, जैसे उसके असली इरादे समझने की कोशिश कर रही हो। अगर तुम ये बातचीत जारी रखना चाहती हो, तो पहले इन्हें इसकी कीमत चुकाने दो, किरीशन ने ठंडी आवाज में कहा। अन्ना के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। कीमत? वह जानती थी, आगे की बातचीत में वो शायद पिछड़ जाएगी। यही वजह थी कि किरीशन अब कंट्रोल अपने हाथ में ले रहा था। राजपूत फैमिली को किसी और ग्रुप के साथ डीलिंग छोड़कर रायगढ़ के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करने के लिए मनाना आसान नहीं था। बिल्कुल सही, किरीशन की आंखों में ठंडापन झलक रहा था। उसने सोनू और नंदिकेश की तरफ देखा। उन्हें थोड़ा सबक सिखाने में तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी। असल में वो उनके बेकाबू तरीकों का मुआवजा चाहता था। अन्ना ने भौं उठाई और नंदिकेश और सोनू की ओर देखा। शुरुआत में उसे लगा कि किरीशम शायद उनकी जान लेना चाहता है। अगर ऐसा होता तो वो कभी तैयार न होती, चाहे उसे फोर्स यूज ही क्यों न करना पड़ता। बातचीत और नॉर्मल डीलिंग उसकी खासियत नहीं थी।
वो वहां कामयाब होती थी जहां फोर्स और थ्रेड की जरूरत होती। ये उसका पसंदीदा तरीका भी था और उसकी सबसे बड़ी ताकत भी। लेकिन अगर ये सिर्फ मारपीट की बात थी। तुरंत नंदिकेश और सोनू घबराकर उसकी ओर मुड़े। उनके चेहरे पर वही सवाल लिखा था। ये एक्सप्रेशन क्यों है? वो मानेगी तो नहीं, है ना? प्लीज बॉस, हाँ मत कहिए। हमारी जान आपकी है। हम पर रहम कीजिए। अन्ना ने हल्के से मुस्कुराकर कहा। ये दोनों बहुत मजबूत है। पीछे मत हटना। उसके शब्द उन दोनों के लिए किसी शाही फरमान जैसे थे। किरीशन ने थोड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर हाथ का इशारा किया। कुछ लंबे चौड़े आदमी आगे बढ़े। जो शुरुआत में कुछ घूसों से शुरू हुआ, वो जल्द ही एक बेरहम ग्रुप पिटाई में बदल गया। चैप्टर 241। सोनू और नंदिकेश जरा भी विरोध नहीं कर पाए। उनकी पहले वाली बहादुरी जैसे हवा में उड़ गई थी। दोनों बस वहीं बैठे रहे, जैसे किसी ने उनसे सारी हिम्मत छीन ली हो, और अब उनका एक ही काम था, मार खाना। उस पल वे सिर्फ अपने बॉस के आदेश पर चुपचाप पिट रहे थे। हिम्मत तो थी नहीं कि एक शब्द बोल सकें। कई लोग मिलकर उन्हें बेरहमी से पीट रहे थे, पर फिर भी उन्होंने कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी। ज्यादा से ज्यादा कभी कभार एक दो चीखें निकल जाती थी। उनकी मसल्स इतनी सख्त थी जैसे स्टील की बनी हो, यहाँ तक कि मारने वालों के हाथ भी दुखने लगे। सच कहो तो ये दोनों हैरान कर देने जितने टफ थे। पुराने मोटे चमड़े की तरह, जिन्हें चाहे जितना भी खींचो, फाड़ो या चबाओ, कुछ असर नहीं पड़ता। अन्ना ने एक हल्की सी स्माइल छिपाई। अगर ये लोग यहाँ भी फेल हो जाते तो हमने जो 6 महीने तक इनकी ट्रेनिंग में जान झोंक दी थी, वो सब वेस्ट चली जाती, उसने सोचा। किरीश ने एक गहरी नजर अन्ना पर डाली और हल्के से मुस्कुराया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी मान जाओगी। उसके बगल में बैठी सेक्रेटरी तुरंत उठी और 2 ग्लास रेड वाइन सर्व कर दी। मजबूत बनने के लिए पहले मार खाना सीखना पड़ता है, अन्ना ने कहा। उसके लहजे में एक अजीब सी ठंडक थी। जब किरीश ने देखा कि काफी हो गया है, तो उसने एक इशारे से सबको रुकने का आदेश दिया। लोग अपनी अपनी सीटों पर लौट आए। कोई अपनी कलाई मसल रहा था, तो कोई अपने हाथों को झटक रहा था। सच तो यह था कि जो लोग मार खा रहे थे, उनकी हालत से ज्यादा दर्द में तो वो थे जो उन्हें मार रहे थे। किरीशन ने अपना वाइन ग्लास उठाया और हल्के हल्के उसे घुमाने लगा। उसकी चाल ढाल में एक ऐसी क्लास थी जो सिर्फ समझदार, मैच्योर मर्दों में होती है। उसका हर हाव भाव एक जेंटलमैन की तरह था, शांति, आत्मसंयम और वो करिश्मा जो किसी भी उम्र की औरत को अट्रैक्ट कर ले। लेकिन अन्ना बाकी औरतों जैसी नहीं थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि किरीशन को क्लीनलीनेस का जुनून है, वो भी हद से ज्यादा। उसका यह ऑब्सेशन उसकी लाइफ के हर छोटे बड़े हिस्से में झलकता था, चाहे वो उसकी ड्रेसिंग हो, ऑफिस हो या पर्सनल लाइफ। वो अपने रूल्स से जरा भी बाहर नहीं जाता था और सब कुछ कंट्रोल में रखने की चाहत रखता था। इधर नंदिकेश और सोनू के चेहरे थोड़े सूजे हुए थे, पर कोई गहरी चोट नहीं आई थी। ये वैसी ही चोटें थी जैसी वे अक्सर अपने फाइट प्रैक्टिस में झेलते रहते थे। नंदिकेश ने एक पल को किरीशन की तरफ घूर कर देखा, लेकिन उसकी ठंडी, बर्फ जैसी आंखों से टकराते ही उसने तुरंत नजरें झुका लीं। दोनों अन्ना के पास जाकर खड़े हो गए। अगर उनके चेहरे पर नीलहरे निशान न होते तो अब भी काफी हैंडसम लगते। मैंने आपकी बात मान ली है, अन्ना बोली, उसकी आवाज में दृढ़ता थी। तो क्या अब हम काम की बात कर सकते हैं? किरीशन ने एक जेंटलमैन की तरह अपना हाथ आगे बढ़ाया। प्लीज, लेडीज फिस्ट। उसने एक बार कहा था, जो लोग आखिर तक टिके रहेंगे और मुझे ढूंढ पाएंगे, वही मुझसे बात करने के लायक हैं। बिजनेस की दुनिया में उसके लिए सबसे बड़ा वैल्यू था ईमानदारी। वो जो भी प्रॉमिस करता, उसे पूरा करता था।
और अब ऐसा लग रहा था कि जल्द ही कोई और उसे ढूंढ नहीं पाएगा। कई लोग तो पूरी तरह हार मान चुके थे और इस गैम्बलिंग अड्डे में बस दूसरों के लिए बेटिंग का मटेरियल बनकर रह गए थे। जो कुछ हुआ वो उसकी उम्मीद के हिसाब से भी था और थोड़ा उससे आगे भी। सबसे पहले रायगढ़ के साथ एक लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन सेट करो। दूसरा, मुझे उम्मीद है कि राजपूत फैमिली अब इन ताकतों के साथ अपना अलायंस तोड़ देगी, अन्ना ने कहा जब नंदिकेश ने उसके हाथ में एक पेपर थमाया। अन्ना ने वह पेपर उठाया और किरीशन की तरफ बढ़ाया, पर किरीशन ने तुरंत उस लिस्ट पर नजर नहीं डाली। उसकी नजरें बस अन्ना पर टिकी रहीं। क्या तुम आर्मी ऑफिसर रह चुकी हो? उसने पूछा। सोनू और नंदिकेश ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर अलर्टनेस साफ झलक रही थी। अन्ना थोड़ा चौंक गई। क्या मतलब? उसने पूछा। किरीशन ने अपने ग्लास को मेज पर रखते हुए कहा, आर्म्स ट्रेड में अलग अलग आर्मी ग्रुप्स से डील करने के अलावा मैं अक्सर अलग अलग देशों के मिलिट्री ऑफिसर्स से भी मिलता हूँ। तुम्हारे अंदर वही डिसिप्लिन और ऑरा है जो ऐसे लोगों में होता है। उसकी आंखों में एक गहरी अजीब सी इंटरेस्ट चमक रही थी। तुम जैसे लोग थोड़े अलग होते हो और तुम्हारे केस में ये बात और भी क्लियर है। ये कहना मुश्किल था कि वो उसकी तारीफ कर रहा था या उसे परख रहा था, लेकिन उसके हमेशा ठंडे कंट्रोल चेहरे पर उस वक्त एक हल्की सी स्माइल आ गई थी। नंदिकेश ने उसकी तरफ और भी तीखी नजरों से देखा। मर्द दूसरे मर्दों की नजरें अच्छे से समझ लेते हैं और उसने साफ महसूस किया कि किरीशन की नजरें अन्ना में सिर्फ प्रोफेशनल इंटरेस्ट नहीं ढूंढ रहीं। कुछ और था वहाँ, और वो बात नंदिकेश को बिल्कुल पसंद नहीं आई। आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प है मिस्टर राजपूत, अन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे मानना पड़ा कि किरीशन का जजमेंट सही था। 3 बड़े आर्मी ट्रेडर्स में से एक होने के नाते और इतनी कम उम्र में अपने परिवार की पूरी वेपन्स इंडस्ट्री संभाल लेना कोई छोटा काम नहीं था। मैं रायगढ़ से अन्ना यार्डली हूँ, उसने शांत आवाज में कहा, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं समझी। किरीशन ने सिर झुकाकर हल्के से ऑब्जर्व किया। उसकी ठंडी पैनी नजर एक बार नंदिकेश पर पड़ी और फिर वापस अन्ना पर लौट आई। उसने अपने हाथ में पकड़ी लिस्ट को कैजुअली उठाया और बोला, मैंने अब तक जितने लोगों से मुलाकात की है उनमें तुम सबसे कमजोर हो जब बात आती है बिजनेस डीलिंग्स और टेबल पर बार्गेनिंग की। अन्ना के माथे पर हल्की सी नीली लकीरें उभर आई। किरीशा मुस्कुराया, तुम्हारा सीधा और थोड़ा रफ बोलने का अंदाज बिल्कुल सोल्जर जैसा है। वो कुछ पल उसे निहारता रहा और फिर बोला, रायगढ़ में एक आदमी है जो इस मामले में तुमसे कहीं बेहतर है। उसकी आंखों में वो हल्की सी चमक लौट आई, एक ऐसी नजर जिसमें बिजनेस से ज्यादा खेल की दिलचस्पी झलक रही थी। चैप्टर 242। ऐसा है क्या? अन्ना ने शांत लहजे में कहा। उसके शब्द सवाल जैसे लगे, पर उसके चेहरे से साफ था कि वह इस बहस को और आगे बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती। किरीशन ने अपनी बेपरवाह बातें बंद कर दी और वो लिस्ट उठाई जो अन्ना ने उसे दी थी। अन्ना खामोशी से उसके जवाब का इंतजार करती रही, लेकिन भीतर ही भीतर उसे ये वेटिंग गेम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। किरीशन ने लिस्ट पर एक सरसरी नजर डाली, फिर मुस्कुराया और बोला, इन सारे ग्रुप्स का रायगढ़ के साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। पर तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी कंडीशंस मान लूंगा? फिर उसने वो लिस्ट उठाई और जलती हुई कैंडल पर फेंक दी। कागज कुछ ही सेकंड में जलकर राख बन गया। किरीशन ने अपने गिलास से एक सिप लिया और बोला, मैं एक बिजनेसमैन हूँ कमांडर अन्ना यार्डली। मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करता जो मेरे खुद के फायदे के खिलाफ हो। और तुम्हें यह समझना चाहिए कि इस दुनिया में कोई भी दुश्मनी हमेशा के लिए नहीं होती। हम जैसे लोगों के लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती है, म्यूचुअल बेनिफिट।
अन्ना ने उसे ठंडी पैनी नजरों से देखा। रायगढ़ तुम्हें वही देगा, बल्कि उससे भी ज्यादा। उसकी आवाज में अडिग आत्मविश्वास था। तुम्हें खुद पता है, भले ही आज हमें कोई सुपर पावर ना माने, लेकिन कई मामलों में हम टॉप पर हैं। वो उठी और फ्लो टू सीलिंग विंडो से बाहर देखा। और इस खेल में आखिरी जीत रायगढ़ की ही होगी। उसका ये कहना ऐसा था जैसे कोई राजा अपने दुश्मनों के सामने जीत की घोषणा कर रहा हो। बिना चिल्लाए, बिना उग्रता दिखाए, फिर भी उसकी आवाज में वो वजन था जिससे हर किसी के अंदर एक अजीब सी इरिटेशन उठी। किरीशन ने उसे देखा। उसकी आंखें कुछ पल के लिए खतरनाक ढंग से चमक उठीं। वो औरत तो जैसे उसकी हदें परख रही थी। तुमने बस मेरे साथ बैठकर बात करने का हक हासिल किया है, किरीशन बोला। उसका स्वर ठंडा और गहरा था। लेकिन डील होगी या नहीं, ये खेल के नियम तय नहीं करते। अन्ना ने नजरें नहीं झुकाईं, बल्कि उसी सख्ती से बोली, मेरे लिए फेलियर जैसा कोई शब्द ही नहीं है। उसकी आवाज में ऐसी ठंडक थी कि कमरा जैसे कुछ सेकंड के लिए जम सा गया। नतीजा चाहे जो हो, फाइनल रिजल्ट हमेशा मेरे रूल्स से तय होता है। फिर उसने हल्का सा हंसते हुए जोड़ा, सॉरी मिस्टर राजपूत, लेकिन इस टेबल पर रूल्स मैं बनाती हूँ। किरीशन ने अपने वाइन ग्लास को और कसकर थाम लिया। कमांडर यार्डली, उसने धीरे से कहा, आप काफी कॉन्फिडेंट लग रही हैं। अन्ना ने एक गहरी सांस ली और शांत भाव से बोली, यार्डली फैमिली इस वक्त एक सही बिजनेस पार्टनर की तलाश में है। लगभग हर बड़ा देश पहले से ही अलग अलग आर्म्स ट्रेडर्स से जुड़े हुए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि राजपूत फैमिली ने भी कई मजबूत रिश्ते बनाए होंगे, लेकिन ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने फैमिली का लीडरशिप हाल ही में संभाली है। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं मिस्टर राजपूत। आप अपने नाम से एक नया एरा शुरू करना चाहते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि रायगढ़ आपके लिए सबसे सही पार्टनर साबित होगा। अन्ना ने जब किरीशन की बैकग्राउंड पर थोड़ा रिसर्च किया तो उसे जल्दी ही समझ में आ गया कि राजपूत फैमिली के पास बिजनेस की कोई कमी नहीं थी। उनके नाम पर दुनिया भर के बड़े देशों के साथ कोलैबोरेशन थे, और जो भी इस बार की अफवाहें उड़ रही थी वो बस उनके घर के अंदर चल रहे बदलावों का नतीजा थी। किरीशन की कैपेबिलिटी पर किसी को शक नहीं था, लेकिन उसके काम करने का तरीका, वो एक ऐसा वेपन था जिससे सब डरते थे, दोस्त भी, दुश्मन भी। सत्ता में बैठे लोगों के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं होती, उन्हें अपने अधीन लोगों का रिस्पेक्ट और लॉयल्टी जीतनी होती है। उन्हें उनके लिए किसी देवता जैसा बनना पड़ता है, जैसे कि राजवीर था जिसे मर्सनरीज का गॉड कहा जाता था। उसकी टीम का हर बंदा उसकी पूजा करता था और उसकी हर बात को आखिरी हुक्म मानता था। तो मतलब तुम पहले से पूरी तरह तैयार होकर आई हो, कमांडर अन्ना, अनुज, किरीशन ने मुस्कराते हुए कहा और रेड वाइन का एक छोटा सा सिप लिया। मैं रायगढ़ के साथ काम करने पर विचार कर सकता हूँ, उसने कहा, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत रखो कि मैं दूसरी आर्मियों के साथ अपने अलायंस तोड़ दूं। इतना बड़ा कंप्रोमाइज मैं नहीं कर सकता। अन्ना ने अपने हाथ मेज पर रखे और थोड़ा झुककर बोली। उसका चेहरा अब ज्यादा रिलैक्स था, आवाज में हल्की प्लेफुलनेस झलक रही थी। वो लिस्ट जो मैंने तुम्हें दी थी वो कोई धमकी नहीं थी, उसने मुस्कुराकर कहा। वो बस एक रिमाइंडर थी कि कौन कौन से ग्रुप्स इसमें शामिल हैं। अब अगर तुम असहमत भी हो तो भी मेरे पास अपने सोर्सेज हैं जो उस लिस्ट में दिए हर नाम को तुम्हारे साथ काम करने से रोक सकते हैं। उसके लहजे में कोई गुस्सा नहीं था, बस सधी हुई ठंडक थी। वो अपने पावर को बहुत आराम से इस्तेमाल कर रही थी, जैसे ये सब उसके लिए रोज का काम हो।
उसकी बातों का मतलब साफ था। वो दिखा रही थी कि असली कंट्रोल किसके हाथ में है। अगर किरीशन मान गया तो सब ठीक, अगर नहीं तो भी उसके पास हर रास्ता बंद करने का तरीका था। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल स्ट्रेट। किरीशन ने सोचा, ये औरत अब तक की किसी भी पार्टनर से ज्यादा डेंजरस है। ये डील नहीं, किसी डे लाइट रॉबरी जैसी लग रही थी। उसे तो ये शक होने लगा था कि अगर उसने ना कहा तो अन्ना शायद उसका सिर पकड़कर मेज पर दे मारे और बंदूक की नोक पर उससे हाँ कहलवा ले। उसने मन में सोचा, क्या रायगढ़ ने वाकई ऐसे इंसान को बिजनेस टॉक के लिए भेजा है? वो हल्के से मुस्कुराया। शायद मैं बहुत वक्त से रायगढ़ से दूर हूं, उनके एम्पायर स्टाइल को भूल चुका हूं। अन्ना के नजरिए से अगर किसी मसले को फिजिकल स्ट्रेन से सॉल्व किया जा सकता था तो वो कभी उसे असली प्रॉब्लम मानती ही नहीं थी। उसके लिए हिंसा ज्यादा आसान थी, बजाय ऐसे लोगों से लंबी बेमतलब की बातों में उलझने के जो खुद को बहुत चतुर समझते हैं। तो ठीक है, अन्ना ने कहा, अगर तुम मेरी दूसरी कंडीशन से एग्री नहीं हो तो सीधा पहली वाली पर बात करते हैं। वो पूरी तरह आत्मविश्वास में थी, मानो सामने जो भी बैठा हो उसे झुका ही देगी। किरीशम कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, पर अंदर से वो सच में इम्प्रेस था। ये औरत अलग थी, बिल्कुल उसकी अब तक की हर डील से अलग। उसकी आंखें दो ब्लेड्स की तरह तेज थीं, सीधे किरीशम पर टिकी हुईं। वो उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। किरीशन ने भी उसी तरह उसे देखा। वो आदमी जिसे किसी राजा से बात करते वक्त भी दबाव नहीं होता। वो अब पहली बार थोड़ा सोच में पड़ गया था, क्योंकि अन्ना यार्डली सिर्फ नेगोशिएट नहीं कर रही थी, वो खेल के पूरे रूल्स ही बदल रही थी। चैप्टर 243। आखिर कोई समझदार इंसान किसी डकैत से कैसे तर्क कर सकता है? मुझे इस बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, किरीशन ने शांत लहजे में कहा। वो अन्ना और रायगढ़ के साथ काम करने के खिलाफ नहीं था, लेकिन उसका तरीका उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं, सिर्फ रायगढ़ ही नहीं। उसने अपने पास रखे कैंडल स्टैंड की तरफ देखते हुए कहा, और न ही तुम्हारी लिस्ट में दिए गए ग्रुप्स तक सीमित हूँ। इतना सुनते ही अन्ना की आंखों का रंग ठंडा पड़ गया। सोनू और नंदिकेश तुरंत एक कदम आगे बढ़े। कमरे में मौजूद बाकी सभी हथियारबंद आदमी फौरन सतर्क हो गए। सबके हाथ अपनी बंदूकों पर कसकर जमे हुए थे। पूरा माहौल अचानक इतना तनावपूर्ण हो गया, मानो किसी ने एक तनी हुई रस्सी पर कदम रख दिया हो, जो बस जरा सी गलती पर टूट सकती थी। लेकिन किरीशम पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने अपने वाइन ग्लास को घुमाया, जैसे कि ऐसे हालात उसके लिए कोई नई बात न हो। कुछ पल के लिए दोनों तरफ सन्नाटा छा गया। अन्ना भले ही ताकत के दम पर बातें सुलझाने की आदी थी, लेकिन जब बात अपने शिकार का पीछा करने की आती थी तो उसमें गजब का सब्र होता था। मगर इस बार किरीशम के साथ खेल अलग था। उससे निपटना उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। वो भी उतना ही धैर्यवान और स्मार्ट था। उसकी निर्दयता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि उसने लोगों को जानवरों की तरह आपस में लड़ते हुए देखा था। उसके लिए पूरा कसीनो बस एक पिंजरा जैसा था। अगर अन्ना पूरी तैयारी के साथ न आती तो शायद इस वक्त वो उसके सामने इतनी शांति से बैठ भी न पाती। किरीशन ने अपनी रेड वाइन का एक और सिप लिया। उसकी सेक्रेटरी ने फौरन उसे एक रुमाल थमाया। उसने हल्के हाथ से होंठ पोंछे और मुस्कराकर रुमाल लौटा दिया। अब वो बोला, मुझे लगता है मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। मानना पड़ेगा, तुम्हारे जुआ खेलने के हुनर ने मुझे पहले भी इम्प्रेस किया था। तो क्यों न आज हम थोड़ा गेम खेलें? अन्ना ने उसकी आंखों में देखा और बिना सोचे कहा,
ठीक है। किरीशन की पलकों ने हल्की सी हरकत की, उसकी निगाहें अब थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी। अगर शुरुआत में उसके लिए जो महसूस हुआ वो क्यूरियोसिटी थी, तो अब वो एडमायर में बदल चुकी थी। कोई बड़ा से बड़ा लीडर भी उसकी मौजूदगी में इतनी स्मार्टनेस और कॉन्फिडेंस नहीं दिखा सकता था। उस आदमी ने अपना वाइन का गिलास नीचे रख दिया और उसकी निगाहें थोड़ी सी एक तरफ हट गईं। उसके पीछे खड़े 3 लोग आगे बढ़े और जैसे ही वे आए, उनकी एक अलग सी चमक उभर आई। सिर्फ अन्ना ही देख पाती थी कि उनकी त्वचा के हर इंच पर एक हल्की सी रोशनी थी, जो आम आंखों से दिखती ही नहीं। किरीशम मुस्कराया। लगता है अब तुम समझ गई हो, ये तीनों भी सुपरह्यूमन हैं। उसने जो भी कहा, वो बात कह रहा था। साफ लग रहा था कि वह पहले से ही उनकी पहचान भांप चुका था। हालांकि साफ कहना हो तो अन्ना खुद सुपरह्यूमन नस्ल से नहीं थी। सुपरह्यूमन की उत्पत्ति एक जैसी हो सकती है, लेकिन उसके जीन में कोई म्यूटेशन नहीं था, यानी वह बुनियादी तौर पर अलग थी। किरीशन के शब्द सुनते ही सोनू और नंदिकेश का रवैया बदल गया। अन्ना ने ऐसी ताकतवर लोगों के बारे में अपनी टीम से पहले भी बात की थी। शुरुआत में कुछ शक थे, मगर मिशन के दौरान कई बार उसकी अजबसी क्षमताओं के गवाह बने थे, जो किसी सामान्य इंसान से बहुत ऊपर थी। कुछ चुनिंदा लोगों से उनकी मुलाकात हुई जिनके पास ऐसी पावर थी कि वे बाकी सबसे अलग दिखते थे। तब जाकर उन्हें इन महामानवों की मौजूदगी पर भरोसा हुआ। किरीशन की बात सुनते ही दोनों की नजरें तुरंत उन तीनों पर टिक गईं। उनकी मांसपेशियां तान गईं और वे पूरी सतर्कता से खुद को तैयार करने लगे। तीनों में 2 मर्द और एक औरत थी। अन्ना को पता था कि इनमें से एक की चीजों को पहचानने की एक अनोखी पावर है, बाकी 2 के बारे में वह पूरी तरह निश्चित नहीं थी। ऐसे दुर्लभ सुपरह्यूमन तुम्हारे नीचे होना बड़ी उपलब्धि है, मिस्टर राजपूत। अन्ना ने बिना किसी चापलूसी के सॉफ्ट मगर गंभीर लहजे में कहा। किरीशन ने खेल के नियम बताए, मेरी तरफ 3, तुम्हारी तरफ 3। ये धीरज की जंग है, जो अंत तक टिकेगा वही जीतेगा। तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी 2 शर्तें मान लूंगा, पर हार गए तो तुम यहीं मर जाओगे। किरीशन की बातें सुनकर वहां मौजूद लोगों के रहने में एक बड़ा बदलाव आया। फिर भी किसी ने पीछे हटने का इशारा नहीं किया। ये बड़ा दाव था, जिंदगी मौत का। और सिर्फ अन्ना की जान दाव पर नहीं थी। अगर किरीशम उन्हें मारना चाहे तो उसके पास खुद को बचाने के बहुत तरीके थे। बदकिस्मती से उसके साथी नश्वर थे। इतनी घेराबंदी और फायरिंग के बीच जिंदा रहना नामुमकिन सा था। अन्ना के पास पछताने का कोई मौका नहीं था। उसने कभी पीछे हटने का सोचा ही नहीं। तभी उन तीनों में से एक ने सिर ऊपर किया, उन्हें उकसाते हुए देखा और चल पड़ा। अगले पलों में जगह अचानक फैलती हुई लगने लगी। दीवारें जैसे टूटकर चारों ओर बिखर गईं और एक गहरी गर्जना के साथ सब कुछ फैल गया। चैप्टर 244। कुछ ही सेकंड में कमरा अपना आकार 3 गुना से भी ज्यादा बड़ा सा लगने लगा। कमरे की सुरक्षा में खड़े बंदूकधारी धीरे धीरे पीछे हटने लगे और बीच में एक खोखा सा बड़ा खुला हिस्सा बन गया। 6.5 फीट से थोड़ा ऊंचा, चौड़ाकठोर वो आदमी सीधा बीच की तरफ बढ़ा। अन्ना की नजर तुरंत उसी आदमी के पैरों पर टिक गई। उसकी हर हरकत बिल्कुल सामान्य नहीं थी। उसके लंबे, सोच समझ कर उठाए गए कदमों में एक अजीब सा वजन था। हर कदम में एक ऐसी ताकत जो उसे बाकी लोगों से अलग दिखाती थी। धीमी चाल होने के बावजूद हर कदम के साथ जमीन में हल्की सी दरार सी दिखने लगी, उसकी शक्ति का एक सूक्ष्म पर डरावना संकेत। हिम्मत बटोरते हुए सोनू आगे आया। मैं इसे संभाल लूंगा, उसने कहा। यह एक सब्र की परीक्षा जैसी जंग होगी। जो पहला आगे बढ़ेगा, सबसे पहले थक जाएगा। अगर लड़ाई लंबी चली, तो अंत में कौन टिकेगा, ये तय होना बाकी था। निश्चय ही सोनू और नंदिकेश दोनों आखिर में अन्ना को बचाने की कोशिश करेंगे। अन्ना ने सोनू को रोकने की कोशिश नहीं की।
अंदर ही अंदर वह हमेशा अपनी टीम को उनकी हद तक धकेलकर देखना चाहती थी, उस मायावी उस पॉइंट तक जहां उनकी छुपी हुई सुपर क्षमताएं जाग उठें। कामयाबी की संभावना कम थी, पर इन सुपरह्यूमन सा दिखने वालों से जुड़ना उसकी एक बड़ी वजह भी थी। इससे उसकी टीम को साफ पता चल जाता कि अलौकिक और आम लोगों के बीच कितनी बड़ी खाई है। ये याद दिलाने जैसा था कि असली ताकतवर ही दुनिया पर हुकूमत कर पाते हैं। उसके पैरों पर ध्यान दो, अन्ना ने धीरे और ठंडे सुर में कहा। सोनू ने उसी आदमी के पैरों की तरफ देखा, उसका रुख कड़ा हो गया। एक छोटा सर हिलाकर वह आगे बढ़ा। 6 फुट 2 इंच लंबा, सोनू काफी प्रभावशाली था। उसके कपड़े उसकी बनावट को छिपाते थे, पर उसके बदन से अनुशासन झलकता था, मांसपेशियां जैसे कड़ी लोहे की तरह सख्त। ड्रैगन फैंग में अन्ना और नंदिकेश के अलावा सोनू का तनबल सबसे ज्यादा परफेक्ट कहा जा सकता था। जैसे ही वह बीच वाले आदमी के पास पहुंचा, उसके चारों ओर एक तरह की बिजली सी चमक फैल गई। सोनू की हर हरकत तीव्र और मकसद भरी थी। उसने अपने दांतों से कपड़े का टुकड़ा फाड़ा और बिना झिझक उसे अपनी मुट्ठियों में कस लिया। तभी किरीशन की आवाज ने माहौल का सारा तनाव काट दिया और अन्ना का ध्यान खींचा। क्या तुमने द हंटर्स के बारे में सुना है? अन्ना की नजर सोनू पर बनी रही। पता नहीं, उसने कहा। किरीशन, जो असामान्य तौर पर शांत दिख रहा था, समझाने लगा। क्या तुमने कभी द हंटर्स के बारे में सुना है? ये एक सीक्रेट टीम है जिसे ब्लू स्टार रिसर्च अलायंस ने बनाया था। इनका काम उन खतरनाक सुपरह्यूमन को ढूंढना है जो किसी तरह जेल या पाबंदी से बाहर निकल गए हों और सजा से बच निकले हों। इस ग्रुप का होना उन देशों को भी पता नहीं है जो इन्हें फंड देते हैं। वो बस अलायंस को पैसा देते हैं और बाकी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर कुछ गड़बड़ दिखे तो ये सीधे रिसर्च सेंटर में दखल दे देते हैं। उस टाइम में कायन इनका टारगेट था। उसके पैर इतने ताकतवर थे कि वो जेल की दीवारें गिरा सकता था और किसी की भी जान ले सकता था। किरीशन ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन अन्ना के लिए यही काफी था कि उसे अपने संदेह की पुष्टि मिल गई। वो आदमी सुपरह्यूमन था और उसका सबसे खतरनाक अंग उसके पैर। मेरा नाम कायन है। तुम्हारा क्या नाम है? कायन ने कर्कश आवाज में सोनू से पूछा। सोनू की मुट्ठियां कस गईं, उसकी ठंडी निगाहें सीधे कायन पर टिक गईं। तानाशाह, उसने जवाब दिया। सोनू पहले कई साल युद्धभूमि में लड़ चुका था। असली मुकाबलों में वह हमेशा अपने विरोधियों के साथ सम्मान से पेश आता था। यही असली बॉडी कोड था। कायन भी इसे समझता लग रहा था, शायद इसलिए उसने सबसे पहले अपना परिचय दिया। जैसे ही सोनू ने जवाब दिया, कायन जोरदार हमला करते हुए आगे बढ़ा। सोनू ने अपनी मुट्ठियां कस ली और बिना किसी हिचकिचाहट के उसका सामना किया। तानाशाह, किरीशन ने बुदबुदाया, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। नाम उसे अजीब लगा। अन्ना ने उसकी तरफ देखा, उसका लहजा तथ्यात्मक था। तुम रायगढ़ वंश से हो, है ना? किरीशन ने एक पल झिझकते हुए सिर हिलाया। हाँ, मेरी दादी भी वहीं से थी। तो मेरा सुझाव है कि तुम अपनी विरासत और राज्य के बारे में जानो। अन्ना ने देखा कि सामने संघर्ष जारी था, लेकिन वह बोलती रही। रायगढ़ महाभारत जैसी कथा को अपना दिव्य रक्षक मानता था। यह साम्राज्य पुरानी कथाओं के राज्य के नाम से जाना जाता था, और रायगढ़ में कुंती के 5 पुत्रों छठा करण की बात आती है। इनमें से एक को तानाशाह की उपाधि मिली थी। सोनू के चुने हुए नाम का मतलब अचानक साफ हो गया। जैसे अन्ना खुद अनुज के नाम से जानी जाती थी, यह भी किसी निजी अर्थ वाला नाम था। किरीशन की जिज्ञासा और बढ़ गई। 6 पुत्र वाला ड्रैगन? उसके दिमाग में तुरंत स्काई ड्रैगन ग्रुप आया, जो हाल ही में मशहूर हुआ था और फिर गायब हो गया। यह विचार उसे परेशान करता रहा, क्योंकि उसकी नज़र फिर से लड़ाई पर थी।
सोनू और कायन अब गड्ढों भरी जमीन पर अपने हमलों की तैयारी कर चुके थे। तभी कायन ने छलांग लगाई। उसके पैर इतने जोर से हिले कि जमीन में बवंडर सा बन गया और ऐसा लगा मानो तूफान में कोई जानवर छिपा हुआ हो। वह एक अजय शिकारी की तरह सोनू की तरफ दहाड़ा। नंदिकेश तनाव में आ गया और सहज ही आगे बढ़ा, चेहरा गंभीर था। ये पैर किसी को भी तोड़ सकते हैं। अन्ना बाहर से शांत थी, लेकिन उसकी भींची हुई मुट्ठियां उसकी बेचैनी दिखा रही थी। कायन के तूफान जैसे हमले से सोनू कई कदम पीछे हटने को मजबूर हो गया। उसने खुद को संभाला और दांत भींच लिए। एक कर्कश दहाड़ के साथ उसने अपनी पूरी ताकत अपने शरीर में झोंक दी। मांसपेशियां स्प्रिंग की तरह सिकुड़ गईं और उसने जो मुक्का मारा वह शुद्ध कच्ची ताकत का नमूना था। चैप्टर 245। सोनू के वार की ताकत ने कायन को हवा में ही रोक दिया। यह पैरों और मुट्ठियों का टकराव था, जैसे हवा ही जमी हुई हो। उस भावुक क्षण में सब कुछ ठहर गया था। अगर नंदिकेश ने उसकी हिलने डुलने की क्षमता का परीक्षण नहीं किया होता तो शायद वह मान लेता कि वे किसी जादुई ठहराव में फंस गए हैं। समय भी उस तनाव में थम सा गया था। सोनू, अन्ना ने चिल्लाया। उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। किरीशम के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई, जैसे कि सामने जो कुछ भी हो रहा था वह उसकी योजना का हिस्सा हो। सोनू की मुट्ठियों में लिपटी कपड़े की पट्टियां जोर की आवाज के साथ फट गईं और टूटे कांच की तरह चारों ओर बिखर गईं। अपने ही वार की ताकत से सोनू अप्रत्याशित रूप से कई गज दूर जा गिरा। धमाका! वह जमीन पर जोर से गिरा और गिरते हुए कई बार लुढ़का। उसके होठों से कराह निकली और उसकी छाती से खून बहने लगा, जैसे वह हिलने की कोशिश कर रहा हो। किरी! कायन ने अपने पैर समेटे और आराम से जमीन पर उतर गई। लेकिन जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, उसकी पिंडली अकड़ गई, जिससे वह लगभग गिर ही गई। उसकी नज़र सोनू की मुट्ठियों पर पड़ी। हालांकि वे पूरी तरह क्षतिग्रस्त और खून से सनी थीं, फिर भी उनमें एक अजीब शक्ति झलक रही थी। यह सिर्फ मुट्ठियां नहीं, बल्कि पूरा शरीर ही किसी अद्भुत ताकत का संकेत दे रहा था। एक पल के लिए सबको लगा कि सोनू हार गया है। आखिरकार वह जमीन से उठ भी नहीं पा रहा था। कायन के पैरों ने उसे कुचल नहीं दिया। यह तथ्य अपने आप में चमत्कार जैसा लग रहा था। सोचने में भी अजीब सा था कि वह फिर से उठकर लड़ाई जारी रख सकता है। नंदिकेश उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा। सोनू! लेकिन उसके कुछ कदम बढ़ाने से पहले ही सोनू ने घायल हाथ बढ़ाकर उसे रोका। किरीशन ने अपनी भौहें उठाईं। उसकी आंखों में हैरानी झलक रही थी। उसके हिसाब से अगर सोनू बच भी जाता तो उसे बहुत गंभीर चोटें लगतीं। हालात उसकी उम्मीद से कहीं ऊपर थे। अन्ना शांत रही। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। मैंने कहा था, ये लोग बहुत लचीले होते हैं। किरीशम कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसकी बातें सुनकर वह अचंभित रह गया। अब सिर्फ सोनू ही दिखाई दे रहा था। मुट्ठियां कसकर भरी हुई थी और वह उठने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ इतने चोटिल थे कि हड्डियां नजर आ रही थी और कपड़े खून से लथपथ थे। चोट के बावजूद उसकी आंखों में हिम्मत कम नहीं हुई थी। अन्ना की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसके शांत व्यवहार में चिंता की झलक थी। कायन सोनू को घूर रही थी। उसके चेहरे पर अविश्वास और गंभीर स्वीकृति का मिश्रण था। सोनू ने मुंह से खून थूका। उसकी सांसें उखड़ी हुई थी। अन्ना ने अपने कपड़े से एक पट्टी निकालकर उसकी ओर फेंकी। सोनू ने हवा में ही उसे पकड़ लिया और अपने घायल हाथ पर पट्टी फिर से बांध ली। वह फिर से कायन पर ध्यान केंद्रित करने से पहले अन्ना की ओर कृतज्ञतापूर्वक सिर हिला गया। चलो, शुरू करो, सोनू चिल्लाया। उसकी आंखों में गुस्से की आग झलक रही थी और वह फिर से आगे बढ़ा। इस बार उसने कायन के निचले हिस्से से बचते हुए उसके ऊपर लगातार मुक्कों की बौछार कर दी। हर वार पिछले वार से ज्यादा जोरदार था
और हर वार के साथ हवा में एक तेज झोंका भी उठता। सबसे हैरानी की बात थी कायन के जवाबी हमलों के सामने उसकी नई ताकत। सोनू को क्या हुआ है? क्या वह हल्क बन गया है या कुछ और? नंदिकेश ने चौंकते हुए धीरे से बुदबुदाया। लेकिन अन्ना ने कुछ और महसूस किया। पहले तो सोनू में बदलाव थोड़ा सा था, लेकिन अब उसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। फिर भी यह नई ताकत हमेशा के लिए नहीं टिक सकती थी। कायन ने सोनू को जमीन पर पटक दिया। उसका शरीर फिसलते हुए घर्षण से चिंगारियां उड़ाता और एक गहरी खाई बन गई। सोनू के घायल शरीर पर खून फैल गया था और उसकी सांसें उखड़ रही थी। अन्ना की मुट्ठियां कस गईं, उसके पोर सफेद पड़ गए और उसका चेहरा गंभीर दिखने लगा। सोनू ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत जवाब दे गई और वह वापस गिर पड़ा। कायन, हालांकि कम घायल दिख रही थी, वहीं लड़खड़ा रही थी। सोनू के मुक्कों का असर उसके शरीर में फैलते ही उसकी छाती दर्द से धड़क रही थी। उसे याद आया जब सोनू का एक मुक्का लगा था और उसकी पसलियां चकनाचूर हो गई थी। सोनू की गहरी निगाहें दृढ़ संकल्प से जल रही थी। अपने घायल शरीर के बावजूद उसने फिर से उठने की कोशिश की। अन्ना अचानक खड़ी हो गई। बस, बहुत हो गया, उसकी आवाज में पूरी ताकत थी। सोनू उसकी ओर मुड़ा। उसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था। रुको, मैं अभी भी लड़ सकता हूं, वह कर्कश स्वर में बोला। तुमने हद से ज्यादा कर दिया, अन्ना ने दृढ़ता से कहा, उसकी निगाहें अटल थीं। लेकिन मैं, सोनू हिचकिचाया। वह पीछे हटना नहीं चाहता था। जितना वह टिकेगा, उतना ही कायन उन लोगों के लिए कमजोर रहेगी जो पीछे से आ रहे थे। यहाँ आओ, अन्ना ने आदेश दिया। उसकी आवाज में कोई बहस नहीं थी। सोनू की नजरें अन्ना से मिलते ही उसका संकल्प डगमगा गया। धीरे धीरे वह लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और सहारे के लिए नंदिकेश पर झुका। खून से लथपथ लेकिन अडिग, उसने खुद को दूर ले जाने दिया। वह जानता था कि वे अन्ना के आदेशों की कभी अवहेलना नहीं करेंगे। कायन का इरादा किसी हद तक जाने का नहीं था। स्पष्ट रूप से कहें तो जब तक किरीशम कोई घातक आदेश नहीं देता, वे कभी भी खुद से कार्रवाई नहीं करेंगे। सोनू अन्ना के पास गया। उसकी आवाज में अपराधबोध था। बॉस। वह अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ टकराव को लंबा खींचना चाहता था, लेकिन उनकी ताकतों में बहुत बड़ा अंतर था। अगर उसे पैरों की तकनीक में महारत न होती, तो वह निश्चित रूप से नुकसान में होता। मुक्काबाजी में भी यह अनिश्चित था कि उसका प्रतिद्वंद्वी उसे सच में हरा पाएगा या नहीं। चैप्टर 246। सोनू को एहसास हुआ कि कायन की अजेयता सिर्फ उसके असाधारण पैरों की ताकत से नहीं थी, बल्कि उसकी असीम शक्ति से भी थी, जो सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा थी। ये बात उसने तब भी देखी थी जब अन्ना उनके साथ लड़ रही थी। इस मुठभेड़ के बाद उसे अलौकिक और सामान्य लोगों के बीच की गहरी खाई का पूरा एहसास हुआ। अब तक नंदिकेश सोनू की जगह लेने के लिए आगे आ चुका था और कायन के सामने डटकर खड़ा हो गया था। इस बीच अन्ना बैठ गई और सोनू के हाथों की चोटों की जांच करने लगी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। आराम करो, उसने कहा। पहले अपनी चोटों का इलाज करो। सोनू ने सिर हिलाया। ठीक है। अन्ना के पीछे खड़े होकर वह अपने घावों की देखभाल करने लगा। उनकी स्पेशल फोर्स टीम के हर सदस्य को इमरजेंसी मेडिकल में कड़ा प्रशिक्षण दिया गया था। उनकी कम संख्या और सीमित मेडिकल स्टाफ की वजह से मैदान में खुद पर भरोसा करना जरूरी था। बिना समय गंवाए नंदिकेश ने कायन पर हमला कर दिया। सोनू से सीधे मुकाबले में हारकर कायन अब अपने चरम पर नहीं थी। शुरू से ही उसे बढ़त बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। नजदीकी मुकाबले में कुशल नंदिकेश में कमजोरियों का फायदा उठाने की अद्भुत क्षमता थी।
उसने जानबूझकर कायन के निचले शरीर को निशाना बनाने से बचा, जो पहले से ही बेहद मजबूत साबित हो चुका था। कायन की थकान साफ दिखने लगी। उसकी कभी पावरफुल रही ताकत धीरे धीरे कम हो रही थी। हर वार स्ट्राइक में बस हवा ही लग रही थी, क्योंकि नंदिकेश बड़ी आसानी से उसके वार से बच रहा था। हर चुका हुआ वार उसे और कमजोर कर रहा था। अन्ना बिना चिंता किए देख रही थी। नंदिकेश पूरी तरह सक्षम, केपेबल था। अगर कायन अपनी अलौकिक, सुपरनैचुरल क्षमताओं पर भरोसा किए बिना या पूरी ताकत लगाए बिना भी नजदीकी मुकाबले में उससे लड़ती, तो लड़ाई सिर्फ ड्रॉ में ही खत्म होती। नंदिकेश भी समझदार था। सोनू के साथ कायन की पिछली लड़ाई से उसने अपने प्रतिद्वंदी की शैली की कमजोरियां पहचान ली थी। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार 5 मिनट बाद कायन साफ तौर पर नुकसान में थी। किरीशन की आंखों में तेज चमक चमक उठी। लड़ाई वैसी नहीं हो रही थी जैसी उसने उम्मीद की थी। नंदिकेश सटीक तरीके से आगे बढ़ा। एक तेज हाथ का वार कायन की गर्दन पर लगा, जिससे वह ठहर गया। वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा, उसका शरीर लंगड़ा हो गया। बिना हिचकिचाहट के नंदिकेश ने कायन की रीढ़ पर आखिरी वार किया। किसी चीज के टूटने की आवाज जोर से गूंजी। कायन 2 बार एंटी और पूरी तरह स्थिर होकर टूटी हुई गुड़िया की तरह बिखर गई। नतीजा बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा अन्ना ने सोचा था। सबसे पावरफुल महामानवों की भी सीमाएं होती हैं। उनकी शक्तियां अनंत नहीं होती। लंबे समय तक इस्तेमाल करने से दिमाग पर दबाव पड़ता है और बार बार मेहनत करने से थकान और बढ़ जाती है। जैसे जैसे किसी की मानसिक क्षमता बढ़ती है, उसकी क्षमताओं की ताकत और सहन शक्ति भी बढ़ती है। लेकिन इन शक्तियों का इस्तेमाल कितनी देर और कितनी बार किया जा सकता है, यह पूरी तरह व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर करता है। सोनू के साथ कायन के टकराव से अन्ना ने उसकी क्षमताओं का अंदाजा पहले ही लगा लिया था। वह शुरू से ही जानती थी कि नंदिकेश की जीत होगी। नंदिकेश सीधा खड़ा था, उसकी निगाहें अन्ना पर टिकी थीं। जब उसने खुशी से स्वीकृति में सिर हिलाया, तो उसके चेहरे पर एक शांत, संतुष्ट मुस्कान फैल गई। किरीशन ने अन्ना के आसपास के लोगों में कुछ असामान्य देखा। सभी ने उस पर अटूट विश्वास दिखाया, पूरी आज्ञाकारिता और निस्वार्थ निष्ठा का मिश्रण। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास कोई अदृश्य शक्ति है जो सभी को अपनी ओर खींच रही हो। लड़ाई खत्म होते ही कोई कायन को ले जाने के लिए आगे बढ़ा। तुम्हारे लोग, किरीशन ने कहा, उसका चेहरा गहराता जा रहा था। वे पीछे नहीं हटते, है ना? जब अस्तित्व दांव पर हो तो दया कोई विकल्प नहीं है, अन्ना ने सपाट लहजे में जवाब दिया। किरीशन की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने बाकी 2 लोगों की ओर देखा। अगला। उनमें से एक महिला आगे बढ़ी। वह बहुत आकर्षक थी। उसके सुनहरे बाल चेहरे को घेरे हुए थे और उसकी पन्ने जैसी आंखें एक बेचैन चमक से झिलमिला रही थी। उसका शरीर आकर्षक और प्रभावशाली दोनों था। उसकी हर हरकत में एक मैग्नेटिक आत्मविश्वास बिखर रहा था। जैसे ही वह नंदिकेश के पास पहुंची, उसने उसे कामुक नजरों से देखा। उसकी आंखों में आग की तीव्रता थी। फिर भी नंदिकेश अडिग रहा। उसके चेहरे पर कोई व्याकुलता नहीं थी। उसने नपीतुली सटीकता के साथ अपने पैर पर रखे म्यान से एक सामरिक चाकू निकाला और उसे अपनी छाती पर मजबूती से रखा। नमस्ते, मेरा नाम करीना है, उसने एक निहत्थी मुस्कान के साथ कहा। जैसे ही उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़े, उसकी निगाहों में बदलाव आया। उसकी कभी काली आंखें चटक हरे रंग में बदल गईं, पुतलियों में खड़ी दरारें बन गईं, जो सांप की आंखों जैसी लग रही थी। उसकी क्षमता एक्सरे दृष्टि होनी चाहिए, अन्ना ने धीरे से कहा। अगर उसका अनुमान सही था, तो उसके सामने खड़ी महिला की आंखों में एक असाधारण शक्ति थी। वे सामान्य आंखों से बिल्कुल अलग थी। जब उसकी नजरें बदली, तो एक लगभग मूर्त आभा उसे घेरे हुए प्रतीत हुई। बिल्कुल सही, किरीशन ने बिना हिचकिचाहट के पुष्टि की।
उसके स्वर से कोई भाव नहीं निकला। अन्ना की आंखें सिकुड़ गईं, करीना पर तीखी हो गईं। एक्सरे दृष्टि अलौकिक क्षमताओं की एक अनूठी श्रेणी थी, आंखों का दुर्लभ रूपांतर। लेकिन यह कौशल युद्ध में कैसे प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है, यह सवाल अन्ना की जिज्ञासा को जगाता था। इस साजिश ने उसकी सतर्कता और बढ़ा दी। जितना कम उन्हें अपने प्रतिद्वंदी की क्षमताओं के बारे में पता था, उतना ही ज्यादा उन्हें रक्षात्मक स्थिति में होने का खतरा था। अरे हैंडसम, करीना ने मजाकिया अंदाज में कहा। उसकी आवाज में चंचल आकर्षण था। जो भी करो, मेरी आंखों में मत देखो, ठीक है? चैप्टर 247। अन्ना को समझ आ गया कि वो मुश्किल में है। करीना लोगों की जिज्ञासा का फायदा उठा रही थी। जितना वो इस तरह ड्रामा कर रही थी, उतना ही नंदिकेश के उसे देखने के चांस बढ़ रहे थे। और वैसा ही हुआ। नंदिकेश बार बार उसकी आंखों में देख रहा था। करीना हल्का मुस्कुराई, आवाज में फ्लर्टिंग टाइप शर्म। तुम बहुत चिढ़ाने वाले हो, हैंडसम। बात खत्म होने से पहले ही करीना अचानक उस पर झपटी। नंदिकेश ने अपना टैक्टिकल चाकू कसकर पकड़ा और बिना रुकावट सीधा उसके अटैक को रोकने लगा। दोनों खुले मैदान में हाथ से हाथ की फाइट, हैंड टू हैंड फाइट करने लगे। नंदिकेश की हर मूव एकदम सटीक और बेरहम थी। नजदीकी लड़ाई में वो टॉप लेवल फाइटर लग रहा था। लेकिन कुछ देर बाद सबको एक अजीब बात समझ आई। करीना स्किल और ताकत में नंदिकेश के सामने कहीं नहीं थी। फिर भी वो हर बार उसकी मूव पहले से समझ ले रही थी। उसके सबसे परफेक्ट अटैक में भी वो कमजोरी पकड़ ले रही थी। बॉस, अभी अभी घायल हुआ सोनू दर्द से बोला। अन्ना ने ठंडी आवाज में कहा। कारण वही है जो हमने अभी देखा। इस औरत की असली ताकत उसकी आंखों में है। उसकी नजर एक्सरे जैसे सब देख लेती है। वो सामने वाले की कमजोरी, यहां तक कि सोच भी पढ़ सकती है। पर ऐसा करने के लिए नंदिकेश को उसकी आंखों में देखना पड़ता है। इसी वजह से नंदिकेश कितना भी सही अटैक करे, करीना हर बार उसका तोड़ निकाल देती है। कमांडर अन्ना, आपकी नजर बहुत तेज है, किरीशन ने कहा। अन्ना बस बोली, थैंक यू। दोनों चुप होकर फिर लड़ाई देखने लगे। थोड़ी देर बाद नंदिकेश थकने लगा था। फिर भी अन्ना के चेहरे पर कोई टेंशन नहीं थी। वो जानती थी नंदिकेश की असली टैलेंट अभी बाकी है। अचानक करीना का एक अटैक नंदिकेश पर भारी पड़ गया, पर वो झट से उठ गया। उसने चाकू दूसरे हाथ में ले लिया और अन्ना की ट्रेनिंग याद करने लगा। हमेशा अपने पास एक सीक्रेट ट्रिक रखो। जब दूसरा इंसान तुम्हें पूरा पढ़ ले, वही तुम्हारी हार की शुरुआत है। मैरीग्लेड में माल्टी की मौत इसलिए हुई थी क्योंकि उसकी दुश्मन ने उसे पूरी तरह कंट्रोल कर लिया था। अगर उसके पास एक्स्ट्रा प्लान ना होता तो शायद उसका भी यही हाल हो जाता। करीना की आंखें थोड़ी और सिकुड़ गईं। उसकी पुतलियां हल्के हल्के हिलने लगीं। उसी समय नंदिकेश ने अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं और बिजली जैसी स्पीड से आगे बढ़ा। यह देखकर अन्ना और किरीशन भी थोड़ी देर के लिए चौंक गए। इस बार नंदिकेश सिर्फ डिफेंस में नहीं था, वह धीरे धीरे करीना पर हावी होने लगा था। करीना की पुतलियां अचानक दो गोले में बंट गईं। वह नंदिकेश की हर मूव बहुत ध्यान से देख रही थी। लेकिन अगर नंदिकेश उसकी सुपर पावर से प्रभावित ना हो, तो नजदीक की लड़ाई में उसका कोई मुकाबला नहीं था। तभी करीना ने अपना ध्यान शांत बैठी अन्ना की तरफ घुमाया। उसके होंठ हल्के से हिले। आवाज में नर्वसनेस झलक रही थी। कमांडर अन्ना? यह सुनकर अन्ना की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। कुछ गड़बड़ था।
नंदिकेश ने तुरंत आंखें खोल लीं और जैसे ही मुड़ा वो सीधे करीना के सामने था। ओह नो! अन्ना की नजर बिल्कुल आइस की तरह ठंडी हो गई। करीना ने खुद को चारा बनाया था ताकि नंदिकेश रिएक्ट करे और उसी में उसकी कमजोरियां खुल जाए। उसकी रिस्की प्लानिंग काम कर गई, क्योंकि भले ही नंदिकेश कितना भी मजबूत हो, वो उसकी सुपर पावर की लिमिट्स से बंधा था। नंदिकेश फिर एक घुटने पर गिर गया, फिर भी उठकर लड़ने ही वाला था। तभी एक बड़ा साया उसके सामने आ गया। वो कुछ देख नहीं पाया। कमांडर, रुको! अन्ना की हमेशा जैसी ठंडी और अथॉरिटी वाली आवाज थी। नंदिकेश पीछे हटना नहीं चाहता था। वो अभी भी लड़ने के काबिल था। उसे भरोसा था, अगर वो लड़ाई जारी रखेगा तो करीना की सुपर पावर थकान से कमजोर पड़ेगी। उसे यह भी दिख रहा था, करीना भी धीरे धीरे थक रही है। अन्ना ने कड़क आवाज में कहा, मेरे पास टाइम नहीं है, बाहर निकलो। गुस्से में नंदिकेश उठ खड़ा हुआ और तभी उसे दिखा, उसके शरीर पर कई सारे कट्स और वुंड्स थे जो उसे लड़ाई के दौरान समझ ही नहीं आए। हल्का सा हिलते ही खून फिर बहने लगा। आउच! वह दांत दबाकर बोला। ये करीना। उसने उसे ठंडी नजर से घूरा और अपना बड़ा सा धमा हाथ से पकड़कर सोनू के पास चला गया। कपड़े का एक टुकड़ा जल्दी से फाड़कर उसने खुद पट्टी बांधी और फिर उसकी नजर अन्ना पर टिक गई। अन्ना ने कुरकुरी सफेद शर्ट और मैचिंग वेस्ट पहनी थी, एकदम रिच फैमिली की लड़की जैसी शान, जो किसी वारलवर जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी।